अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 और प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जो है उसको वर्णन किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहकर जो है संबोधित किया। और इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। विकल्प ए ये कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो मूल अधिकार से संबंधित है और मूल अधिकार में ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। समानता के अधिकार की बात करें तो ये भी जो है मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है, तो ये भी नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये भी जो है मूल अधिकार से संबंधित है और इसका जो है 25 से 28 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जितने भी मूल अधिकार नागरिकों को प्रदत्त है उन अधिकारों का यदि हनन होता हो तो उसके उपचार का अधिकार जो है मूल अधिकार के तहत आर्टिकल जो है 32 में दिया गया है, यानी कि 32 में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह जो है संविधान का हृदय और आत्मा है। और इस प्रकार जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है डी होगा, यानी कि डी जो है इसका सही उत्तर है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 तरह की रीटें जारी कर सकता है और रीट जारी करके जो है मूल अधिकार का संरक्षण कर सकता है। वही जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है और मूल अधिकार का जो है संरक्षण करता है और नागरिकों को जो है उसकी गारंटी प्रदान करता है। तो इसका जो है आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। और यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन ये बात साबित कर रही हैं कि ये नागरिक जो है वो भारत के नागरिक होने के लिए, पंजीकृत होने के लिए, यानी कि रजिस्टर्ड होने के लिए पात्र है। और इसमें कहा गया है कि आपको सही उत्तर जो है चुन के इसमें बताना है। पहला कथन ये कह रहा है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा हो। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष कह रहा है, से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि पूर्ण आयु और दक्षता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 मास से, यानी कि पिछले 12 महीने से जो है भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। और आपको बताना है कि एक नागरिक के रूप में रजिस्टर होने के लिए इसमें से जो है कौन जो है पात्र हैं। कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा हो, तो इसे जो है भारत के नागरिक होने के लिए रजिस्टर अर्हता जो है यह अपना पूरा कर रहा है। तो इसका एक जो विकल्प है, ये कथन एक जो है सही है। और यदि एक सही है तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष, दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष नहीं होगा, यानी कम से कम जो है 7 वर्ष तक जो है भारत में साधारणतः निवास किया हो और तभी जो है वो भारतीय नागरिक होने के लिए जो है पात्र है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है गलत है और दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत है। तो अब फिर तीसरे विकल्प की बात करते हैं, तीसरे कथन की। तो पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारतीय नागरिक था और 12 मास से जो है भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। तो ये तीसरा कथन भी सही है। इसलिए सही है कि इसमें ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि अभी जो है प्रवासी भारतीय नागरिक बना हुआ है और कम से कम जो है 5 साल से जो है वो प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड है। हालांकि उससे पहले जो है वह भारत का नागरिक था और पिछले 5 साल जो है वह प्रवासी भारतीय नागरिक है। लेकिन यदि फिर से वह 12 माह में जो है, यदि 12 माह तक लगभग फिर से भारत में निवास करने लगी तो फिर जो है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है पात्र हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम ये कह सकते हैं कि तीसरा भी कथन सही है और पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो 1, 3 सही होगा और यहाँ पर इस सी विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न ये कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता,
और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है प्रत्याभूत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें 3 विकल्प जो सही होंगे और 1 विकल्प जो है गलत होंगे और वही हमारा उत्तर होगा। पहला विकल्प ये विकल्प ये कह रहा है कि इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है, तो बिल्कुल सही बात है। हमें अनुच्छेद 25 के तहत जो है ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी भी धर्म को पालन न कर सकते हैं या उसमें किसी भी धर्म को पालन न कर सकते हैं। हमारी मर्जी होगी तो हम उस धर्म को पालन कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ए विकल्प जो है सही है। उसके बाद बात करें तो भारत के जो है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म का चुनाव करने, उस धर्म का आचरण करने के लिए जो है वो हमें अपने आप में स्वतंत्र है। और धर्म के स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। और इस अंतःकरण का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है चुन सकता है, किसी भी धर्म का पालन नहीं करने का भी विकल्प वो चुन सकता है। और इस प्रकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है और विकल्प ए जो है सही है। दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है, तो बिल्कुल सही बात है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कुछ सीमाओं के अधीन है और सरकार जो है लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के आचरण पर जो है प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो असीमित नहीं है, सरकार इस पर जो है अब प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, तो दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है, तो तीसरा विकल्प भी सही है कि इसके अंतर्गत जो है संविधान के तहत जो है किसी भी धर्म के प्रचार की गारंटी प्रदान की गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोगों को जो है धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। हालांकि कुछ लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं कि जो है यह जो है बल प्रयोग या द्वारा या प्रलोभन द्वारा भी धर्मांतरण किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान जो है वो बलात् धर्मांतरण की जो है अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति को केवल अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का अधिकार और इस प्रचार द्वारा दूसरों के धर्म को आकर्षित करने का सुविधा प्रदान करता है। इसलिए सी विकल्प भी सही है और सी भी सही है, तो सिर्फ डी ही बचता है और डी ही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, तो बिल्कुल गलत बात है। यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा नहीं प्रदान करती, क्योंकि संविधान सरकार जो है कुछ सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सरकार ने जो है सती प्रथा, बहुविवाह, मानव बलि प्रथा जैसे अनेक जो है प्रथा पर प्रतिबंध आरोपित किया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नाम पर ऐसे प्रतिबंधों का विरोध नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो है विकल्प जो है डी गलत है। और डी गलत है तो इसमें सही नहीं, यानी कि गलत ही चुनना था, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 और प्रश्न ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो है 4 समितियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि संविधान सभा ने जो है संविधान के निर्माण करने के लिए उसके निर्माण से संबंधित जो जितने भी कार्य थे उस कार्य को जो है पूरा करने के लिए कई समितियों का गठन किया। उसमें से जो है 8 गो बड़ी समिति थी और जो है छोटी समिति थी, ये बात आपको पता होगा। और ये जो 8 समिति थी, बड़ी समितियाँ थी, उस समिति में जो है अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। और इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि नेहरू जी जो है संविधान सभा के किन समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 8 बड़ी समितियाँ थी, इसमें से 3 समिति जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था, 2 समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था और 2 समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था और 1 समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। तो संघ समिति की बात करें तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के पास था। उसके बाद संघीय संविधान समिति, यहाँ पर तीसरा विकल्प, ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था। उसके साथ साथ राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति, वो भी जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो ये तीनों विकल्प जो है ये नेहरू के पास, ये तीनों समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रक्रिया
प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, और चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे तो चौथा विकल्प जो है इसमें गलत है, और इसमें सही उत्तर हमें चुनना था तो चौथा गलत है, तो डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए जो है इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 जो है सही है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 समितियां थी। प्रांतीय संविधान समिति के वे अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ जो है वे मूल अधिकारों और एवं अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति उसके भी अध्यक्ष थे। ये सरदार पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, और प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, और इसमें जो है सही बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही है। तो विकल्प ए ये कह रहा है कि इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, तो विकल्प ए सही नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से के माध्यम से की गई, और यह जो है भ्रष्टाचार निवारण पर गठित जो है भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो है समिति गठित हुई थी। श्री के संथानम समिति जो है उसका नाम था, श्री के संथानम समिति, और इन्हीं के अनुशंसा पर जो है ये सीबीसी का जो है ये गठन किया गया। तो इसमें जो है विकल्प ए जो है ये गलत है। बी विकल्प की बात करें तो इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। विकल्प जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि सीबीसी जो है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये बहुसदस्यीय निकाय है, और इसमें जो है एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि अध्यक्ष और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं, और जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है, और वो समिति जो अनुशंसा करती है जिसे उसमें उस समिति में जो है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह राज्य मंत्री रहते हैं, और लोकसभा में के विपक्ष का नेता जो है शामिल होते हैं। ये 3 जो है इस सदस्य जो है इस समिति में शामिल होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है इसके समिति के अध्यक्ष का जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। इसमें से जो पहले होगा उसमें जो है या तो 4 वर्ष के समय तक या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो है जो भी पहले हो तब ये इनका कार्यकाल होता है। और अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के किसी भी पद पर सीबीसी के सदस्य या अध्यक्ष जो है फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार जो है बी विकल्प सही है, और हमें सही ही चुनना था तो हमारा उत्तर तो मिल गया। पर तीसरे विकल्प की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत किया जा सकता है, तो विकल्प सी जो है सही नहीं है। राष्ट्रपति जो है कुछ परिस्थितियाँ होती है, उस परिस्थितियों में जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को जो है उसके पद से हटा सकता है। कब हटा सकता है? तो यदि वो दिवालिया घोषित हो गया हो या नैतिक चरित्रहीन वाला हो, और उसके बाद उसने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी लाभ के पद को ग्रहण किया हो। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि वह राष्ट्रपति के राय में जो है मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ अर्जित करता हो जिसके कारण वह पूर्वाग्रह के साथ अपने दायित्वों का जो है निर्वहन करता हो। तो इन स्थितियों में जो है राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और इनके सदस्य को जो है हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो है इसकी प्रक्रिया नहीं है। अगले विकल्प की बात करें तो अगला विकल्प जो है डी है, और ये कह रहा है कि सीबीसी को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये केंद्र सरकार को नहीं, ये जो है अपना रिपोर्ट प्रति वर्ष जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और इस प्रकार जो है डी भी गलत है। हमारा तो उत्तर मिल ही गया था, बी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा जो है सही है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मंत्री स्तरीय जो है समिति है। और दूसरा कथन ये करा है कि भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है, जो कि गलत है। और दूसरा विकल्प गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भारत जो है अभी तक इस समिति का सदस्य नहीं है, जो कि गलत है। भारत इस समिति का जो है सदस्य है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तरीय समिति है, जो कि सही है। और ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो है पहला जो है कथन सही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मंत्री स्तरीय जो है समिति है। और अप्रैल 2020 में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, और ये अप्रैल 2020 में जो है इन्होंने जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक में भाग लिया था। और उसमें जो है एक वैश्विक नीतिगत एजेंडा जिसका नाम था असाधारण परिस्थितियां असाधारण कदम यानी एक्सेप्शनल टाइम्स एंड एक्सेप्शनल एक्शन, उसी में जो है इन्होंने भाग लिया था। और इसके बाद बात करें तो ये जो समिति है ये क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति, ये जो है वर्ष में इसकी जो है बैठक जो है 2 बार की जाती है। एक जो है अक्टूबर में इसकी वार्षिक बैठक होती है और वहीं जो है अप्रैल में इसकी वसंत बैठक होती है। तो 2 बार जो है इसकी बैठक होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो है सही उत्तर ये है, यानी कि केवल एक जो है इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 और प्रश्न ये कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो आपको पता होगा कि वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है उसमें शामिल है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। पहला जो कथन कहा गया है ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में कही गई है। और चूंकि 21 जो है ये जो है दोनों को प्राप्त है, और इसलिए जो है एक जो है इसमें सही नहीं होगा। ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। दूसरा बात ये करा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 है, और ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो दूसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही है और दूसरा विकल्प सही है। तो एक ही बात बचती है कि इसका विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा, और यहाँ पर बी भी गलत हो जाएगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ये भी जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है अनुच्छेद 15 के तहत। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है केवल भारतीय को ही प्राप्त है। है प्रश्न संख्या 88 और प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या निर्धारित करते हैं। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। और पहला कथन ये करा है कि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं जो एक कल्याणकारी समाज को बिल्कुल अपनाना चाहिए। और इस प्रकार जो है विकल्प ए सही है, और विकल्प ए सही है तो विकल्प सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प भी सही है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को जो है मूल अधिकारों के अतिरिक्त जो है प्राप्त होते हैं नीति निर्देशक तत्व से। तो इस प्रकार जो है दूसरा विकल्प भी सही है और दूसरा सही है, तो यहाँ पर विकल्प ए गलत हो जाएगा। और तीसरे की बात करें तो ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाता है, तो ये भी बात सही है कि ऐसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, और ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताते हैं सरकार को। तो इस प्रकार जो है तीनों विकल्प सही है और तीनों विकल्प सही है, तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 और प्रश्न ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत 1947 के
प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल हुआ उस मंत्रिमंडल में जो है ये इस युग्म को दिए गए हैं और इसमें जो है आपको बताना है कि कौन जो है इसमें सही सुमेलित है। तो कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो है वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग था। तो ये बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो है ये जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, साथ ही उनके पास विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग था और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग था। तो पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही है और पहला यदि सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प भी गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है प्रथम कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे और ये भी बात जो है यहाँ पर सही है। तो दूसरा विकल्प भी जो है यहाँ पर सही है और दूसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके पास सूचना और प्रसारण, तो बिल्कुल सही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे, प्रथम होम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ जो है सूचना और प्रसारण भी इन्हीं के पास था और उसके साथ भी राज्यों के मामले भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। तो इस प्रकार जो है तीनों कथन सही है और तीनों सही है। तो इसका जो है आंसर डी होगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों जो है सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 और प्रश्न ये करा है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सही उत्तर चुन के बताना है। तो पहला कथन ये करा है कि CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प गलत है। इसलिए गलत है कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 को जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया और सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी जो होते हैं वो आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे गलत हो गया तो इसमें जो है विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे। दूसरा ये करा है कि जांच करते समय आयोग को सिविल न्याय की शक्तियां प्राप्त होती है। तो दूसरा विकल्प एकदम सही है, जांच करते समय जो है इसे सिविल न्याय की शक्ति प्राप्त होती है और वही जो है यह स्वतः संज्ञान की शक्ति द्वारा उचित आधार पर किसी भी मामले की जाँच कर सकते हैं इनके अधिकारी। तो विकल्प यहाँ पर जो है दूसरा कथन सही है और दूसरा सही है। तो केवल ए जो है इसका सही उत्तर होगा और डी जो है अपने आप गलत हो जाएंगे। इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि फिर भी पढ़ लेते हैं। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आयोग जो है दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकता है। इसलिए जो है कथन 3 सही नहीं है, यह अनुशंसा ही कर सकता है।